अध्ययन का विषय है, ये मुझे भी पता है। 2006 में उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था एकात्म मानव दर्शन के ऊपर, और मैं उसमें गई थी। उससे पूर्व उनका एक लेख एकात्म मानव दर्शन के ऊपर वहाँ के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। कौन सा था वो समाचार पत्र? चिट्ठी के लिए भेजा था मैं, वहाँ भी एक बार। हाँ, चिट्ठी के लिए तो बाद में भेजा था। उस समय आपका उस कार्यक्रम से पहले एक लेख प्रकाशित हुआ था। अखबार कौन सा था नहीं मालूम, केवल वो अखबार कोई सा भी रहा हो, परंतु उनका अध्ययन का विषय तब से ही यह रहा है। ये उनके आज के प्रतिपादन में हमको देखने को मिलता है। ये इस प्रतिमान के बारे में यदि कुछ जानना है तो पहली बात तो ये चिति और चित्त, इसके बारे में तो दो में अंतर है, दोनों संकल्पनाओं में भी अंतर है। परमात्मा ने जब व्यक्त होना चाहा तो पहले वह जड़ और चेतन के रूप में प्रकट हुआ, उनका आविष्कार हुआ। ये जो चेतन है उसको चिति बोलते हैं, उसी से राष्ट्र का स्वभाव बनता है, उस प्रजा का स्वभाव बनता है, वो चिति है। चिति चैतन्यम, चिति अर्थात चेतन, ऐसा है। और चित्त है वह तो अंतःकरण का एक आयाम है। और जो जड़ चेतन की परिभाषा की है, प्रकृति का जब परिवर्तन होने लगा तो उसमें जो अंतःकरण हुआ वह चित्त है। इसलिए दोनों में अंतर है। आनंदमय कोश अर्थात चित्त है, वो भी ठीक है, वो तो है। चित्त में संस्कार होते हैं। अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो मन रजोगुणी है, बुद्धि सत्वगुणी है, अहंकार तमोगुणी है, और चित्त इन तीनों का समवेत स्वरूप है। और तीनों के जो अनुभव होते हैं वे सारे चित्त में संस्कार के रूप में संग्रहित होते हैं। संस्कार ही हमारा कर्म फल है, कर्म फल से ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है। ऐसा यह चित्त संस्कारों का संग्रह स्थान ऐसा है। चित्त शुद्ध होने पर उसको हृदय संज्ञा भी दी गई है, और वहाँ हृदय के अंदर ईश्वर का वास है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और वह फिर आनंद स्वरूप है, अभय है, प्रेम है, स्वतंत्रता है, सहजता है, ऐसे सारे तत्व वहाँ आत्म तत्व जो वहाँ रहता है, परमात्मा, आत्मा या ईश्वर तत्व, उसके गुण हैं। ये हृदय के गुण हैं सारे, उसमें परमात्मा का वास होता है। ऐसे इस चित्त, हृदय, चिति इसकी परिभाषा है, और ये उसके काम है। और इसी को आनंदमय कोश कहा है, क्योंकि वहाँ चित्त प्रसन्नता से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये प्रसन्नता ही आनंद है। सच्चिदानंद रूप ऐसा आत्मा का वर्णन है। उसमें से सत्य माने होना, चित्त माने चैतन्य, और आनंद माने आनंद, ऐसा इसका वर्णन आता है। कोश को शंकराचार्य ने कोश कहा, परंतु उपनिषद में जो ये पांचों स्तरों का वर्णन है उसको आत्मा ही कहा गया है। अन्न रसमयोयम आत्मा, प्राणमयोयम आत्मा, ऐसा ही कहा है। उसका तात्पर्य ये है कि परमात्मा ही स्वयं अपना विविध रूप धारण करते करते आनंदमय बना, फिर विज्ञानमय बना, फिर मनोमय बना, प्राणमय बना और अन्नमय बना।
ऐसे वो उसका रूप धारण करता गया, लेकिन है तो वह आत्मा ही। तो आनंदमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, ऐसा ही वर्णन उपनिषद में आता है। परंतु शंकराचार्य निवृत्ति मार्गी होने के कारण उन्होंने उसको कोश कहा, आवरण कहा। अंततोगत्वा समझने के लिए वो दोनों एक ही हैं, कोश कहो या आत्मा कहो। तो पंचकोश ये संज्ञा बहुत अधिक प्रचलित हो गई है। उसका मूल कहाँ है ये जानकारी नहीं होने पर भी पंचकोश की संकल्पना अभी अधिक प्रचलित हुई है, पंचात्मा की नहीं हुई है। परंतु भारत में दो प्रकार की धाराएं हैं, दो मार्ग हैं मोक्ष तक जाने के, एक निवृत्ति मार्ग है और एक प्रवृत्ति मार्ग है। सारे उपनिषद माने संपूर्ण वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र हो, उपनिषद हो, भगवद गीता हो, यह प्रवृत्ति मार्गी है। और अनेक विद्वानों ने प्रवृत्ति मार्ग के रूप में ही भगवद गीता की व्याख्या भी की है। और उसमें सबसे प्रमुख हैं लोकमान्य तिलक। उन्होंने उन्होंने कर्मयोग रहस्य, ऐसा गीता रहस्य माने कर्मयोग शास्त्र, ऐसी ही उसकी व्याख्या लिखी है, टीका लिखी है। तो वह प्रवृत्ति मार्गी है। परंतु दूसरी जो है वो सन्यासियों का कि निवृत्ति मार्ग परक व्याख्या है। निवृत्ति मार्ग में उन्होंने इसको कोश कहा, आवरण कहा, जिनको दूर करना है। और ये मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं ऐसा कहा है। प्रवृत्ति मार्ग कहता है मैं ही शरीर हूँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही प्राण हूँ, मैं ही विज्ञान हूँ, ऐसा कहा है। वहाँ हमारे जितने भी ऐसे वर्णन आते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष में वर्णन आता है त्वम ज्ञानमयोसी, त्वम विज्ञानमयोसी, तुम विज्ञानमय भी हो, ज्ञानमय भी हो, ऐसे ही आता है। तो ऐसा उसका वर्णन है। तो सभी हमको शिक्षा के लिए अगर करना है तो प्रवृत्ति मार्ग ही होना चाहिए। लगभग सभी ऐसे सन्यासी संप्रदायों को छोड़ दें तो व्याख्या करने वाले सब प्रवृत्ति मार्गी व्याख्या ही करते हैं और निष्काम कर्म योग करना इसी का प्रतिपादन वे करते हैं। इतना ये कोश और आत्मा के लिए। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चित्त, ऐसे ये पंचात्मा अथवा पंचकोश हैं। तो पांचों का अपना अपना सामर्थ्य है, पांचों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी अपनी पद्धति है, अपना अपना स्वभाव है। ये पांचों एक साथ ही रहते हैं, पांचों एक साथ ही प्रभाव भी निर्माण करते हैं, पांचों का सामर्थ्य कुल मिलाकर ही व्यक्त भी होता है। इससे हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। लेकिन एक व्यक्ति का ये व्यक्तित्व है, तो इनका विकास माने एक एक व्यक्ति ने अपना जो भी पोटेंशियल है वो प्राप्त करना, वो मैनिफेस्ट होना, ये सामर्थ्य संपादन करना, ये तो पंचकोश विकास है अथवा पंचात्मा विकास है। उसका दूसरा आयाम जो है ये सामर्थ्य संपादन तो हो गया, उसके बाद उसका करना क्या, उसका विनियोग कैसे करना, तो समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि के संदर्भ में उसका विनियोग करना। केवल अपने लिए कैसे रहेगा, अकेला तो कोई रह नहीं सकता, दूसरों के साथ ही रहता है, दूसरों के मध्य में ही रहता है। तो फिर मेरा मन यदि एकाग्र है, मनोबल बहुत है या मन सद्गुणी है, तो उसका प्रयोग कहाँ होगा? प्रयोग तो समष्टि में होगा, सृष्टि में होगा। मेरी बुद्धि बहुत तेजस्वी है, तो इसका प्रयोग कहाँ हुआ? प्रयोग का क्षेत्र तो समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि का क्षेत्र ही है। इसलिए पहले तेजस्वी बुद्धि प्राप्त करो और बाद में तेजस्वी बुद्धि से ब्रह्मांड के रहस्य को भी जानो। पहले मनोबल, इच्छा शक्ति प्राप्त करो, मन को सज्जन बनाओ, सद्गुणी बनाओ और फिर जगत का भला करो, जगत की सेवा करो। ऐसे कार्य क्षेत्र जो हैं
अप्लाइड क्षेत्र जो है, एप्लीकेशन का क्षेत्र है, वह समष्टि, सृष्टि और परमिष्टि है। इसलिए केवल सामर्थ्य संपादन करना इतना ही विषय नहीं है। सामर्थ्य संपादन करके फिर इसके नियोग में सम्यक रूप से व्यवहार करना, ये परमेष्ठिगत विकास है। और इसलिए दोनों पक्षों को एक साथ समझना और एक साथ उसके लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना, सामग्री निर्माण करना, क्रियाकलाप होना, वातावरण निर्माण करना, ये सब समग्र विकास है। तो इसी के लिए विभिन्न विषय होते हैं समग्र विकास के लिए। तो आगे जो कह रहे थे ना कि उसके लिए क्या क्या करना, कारक तत्व क्या है, तो हमारे सारा पाठ्यक्रम, हमारे विषयों का चयन किस आधार पर होता है। तो 16 वर्ष की आयु तक, माने माध्यमिक शिक्षा तक, तो इन कारणों का, माने ये सारे शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त का विकास, मैंने उसका सामर्थ्य संपादन करना, इसी के लिए विभिन्न विषय होते हैं। गणित क्यों पढ़ना है, तो बुद्धि विकास होने के लिए करना है। खेलना क्यों है, अन्नमय कोश के विकास के लिए करना है। पक्षियों को दाना डालना, वृक्षों को पानी देना, आदि सब क्यों करना है, मन को सद्गुणी बनाने के लिए, सेवा करने के लिए। ऐसे हमारे विभिन्न विषय, विभिन्न क्रियाकलाप, विभिन्न विषय वस्तु, ये सारा हमारा पंचकोश विकास के लिए है। परंतु दूसरी ओर हमारा समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारा किस लिए है, तो समष्टिगत विकास के लिए है। हमारा पर्यावरण शास्त्र, हमारा विज्ञान, भौतिक विज्ञान किस लिए है, सृष्टिगत विकास के लिए है। वनस्पति सृष्टि पंचमहाभूतों के साथ हमारे व्यवहार के लिए हैं। तो इनके लिए विषयों की योजना होती है और क्रियाकलापों की, विषय वस्तु की आदि सारी रचना होती है। ये उसके लिए कारक तत्व है कि विकास करना है, तो फिर आपको ये सारी बातें उस दृष्टि से नियोजित करनी होंगी। इतिहास शिक्षण इसीलिए करना होगा और उसमें उपदेश होगा, उसमें संस्कार होंगे, उसमें मार्गदर्शन होगा, उसमें बुद्धि तेजस्वी हो, इसके लिए सामग्री होगी। शरीर सम्यक आहार के लिए मार्गदर्शन होगा। तो आहार शास्त्र हमारा विषय वस्तु होना चाहिए अन्नमय कोश के विकास के लिए। दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारा उसके लिए होगा। तो कक्षा की शिक्षा हो, घर की शिक्षा हो, जहाँ कहीं बाहर मैदान में शिक्षा प्राप्ति होती हो, ये सारा समग्र विकास के लिए होता है। ऐसे हमारी ये शिक्षा की योजना है। तो यह हमारा समग्र विकास का प्रतिमान है। प्रतिमान है माने ये लागू कर, ये इसमें कितना हो रहा है, ये प्रतिमान सामने रखो और देखो, ये पड़ताल करने के लिए है कि हम जो कर रहे हैं ये विकास होता है क्या। हम योग सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, आसन करना सिखा रहे हैं। इस प्रतिमान में देखो क्या विकास का कौन सा तत्व है। अब यम और नियम के अंग हैं, हम करवा रहे हैं, कौन से विकास के लिए हैं, मनोमय के विकास के लिए हैं। मनोमय में भी क्या है, तो शुद्धि के लिए है, मन की शुद्धि के लिए है, संयम के लिए है, ब्रह्मचर्य के लिए है। तो कुल मिलाकर मनोमय के विकास के लिए योगाभ्यास है। तो फिर आनंदमय के विकास के लिए भी योगाभ्यास है। फिर ऐसा होगा कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें पांचों कोशों का विकास हो रहा है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें 3 कोश प्रमुख रूप से हैं, कोई विषय ऐसा है जो एक कोश के विकास के साथ संबंधित है। इस आधार पर विषयों का महत्व भी प्रस्थापित होता है। आपने यदि समग्र विकास का अध्याय ग्रंथ में पढ़ा होगा या उसकी एक पुस्तिका भी अलग से है, आचार्य अभिभावकों के लिए निर्देशिका, उसमें भी होगा कि इस आधार पर विषयों के
महत्व के आधार पर क्रम तय किए हुए हैं। उसमें सबसे पहला क्रम है उद्योग, क्योंकि पंचकोश और व्यष्टि से परमेष्टि सारी बातें उद्योग में आती हैं। दूसरा है योग, पंचकोश। तीसरा है भाषा। भाषा पांचों कोशों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। शारीरिक शिक्षा अन्नमय के विकास के लिए, प्राणायाम प्राणमय के विकास के लिए, इस प्रकार से हमारे सारे शिक्षा क्रम की रचना होती है। और अंतिम मुद्दा, ये जो समग्र विकास प्रतिमान है वह केवल विद्यालयीन शिक्षा के लिए नहीं है, या प्राथमिक विद्यालय के लिए या माध्यमिक विद्यालय के लिए नहीं है, ये तो उच्च शिक्षा के लिए भी है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, ये सभी के लिए है, सभी विषयों के साथ संबंधित हैं, सभी व्यवस्थाओं के साथ संबंधित हैं। इसलिए समग्र विकास प्रतिमान सर्वत्र शिक्षा क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिस जिस भी विषय की शिक्षा है या जिस स्तर की शिक्षा है, सर्वत्र लागू होने वाला विषय है। तो अगर सब सर्वत्र हम लागू करके देखेंगे एक के बाद एक, तो इंजीनियरिंग की शिक्षा का स्वरूप क्या होगा वह तुरंत समझ में आएगा। मेडिकल, आयुर्विज्ञान का विषय कैसा होगा वो तुरंत समझ में आएगा। थोड़ी छानबीन करेंगे तो समझ में आएगा कि एलोपैथी नहीं चलती, आयुर्वेद चलता है, ये समझ में आएगा। समग्र विकास प्रतिमान के मापदंड लगाओ तो तुरंत पता चलेगा। इसके मापदंड लगाओ तो इंजीनियरिंग आज जैसी है वैसी नहीं चलेगी, अर्थव्यवस्था आज जैसी है वैसी नहीं चलेगी, क्योंकि विकास हो ही नहीं रहा है उसका। समष्टिगत विकास नहीं होगा तो फिर आज की इंजीनियरिंग क्या काम की है। सृष्टिगत विकास के स्थान पर विनाश हो रहा है तो आज की इंजीनियरिंग क्या काम की है। या स्वास्थ्य की हानि हो रही है, एक अन्नमय कोश का कदाचित विकास नहीं परंतु विनाश नहीं हो रहा है, परंतु प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय की हानि हो रही है। तो ऐसा आहार अथवा ऐसी औषधि किस काम की आएगी, ये थियरी कैसे चलेगी जो पंचकोश संकल्पना को के साथ मेल ही नहीं खा रही है। ऐसी न अर्थव्यवस्था चलेगी, न स्वास्थ्य आयुर्विज्ञान चलेगा, न मनोविज्ञान चलेगा, न भौतिक विज्ञान चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। इसलिए इस समग्र विकास प्रतिमान या समग्र विकास की जो संकल्पना है उसका पुनः पुनः अध्ययन करना चाहिए। इसको बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करके समझना चाहिए। उसको एक वर्ष में समझ लेना, एक बार पढ़कर समझ लेना ऐसा नहीं होगा, विश्लेषण पूर्वक समझना चाहिए। अपने प्रकाश जी की प्रस्तुति देखी, वो अभी सभी ने कहा ये बांध कर रखने वाली है, इसलिए समझ स्पष्ट होती है। ये कितने वर्षों का परिणाम है, कम से कम 20 वर्षों से इस विषय को विभिन्न अवसरों पर सुना है मैंने ध्यान से सुना है। जरा भी संशय रहा तो उसका समाधान कर लिया है, तभी वो प्रस्तुति सरल और स्पष्ट दोनों होती है। नहीं तो क्लिष्ट और कठिन ऐसी होती है, संदिग्ध रहती है। एक प्रश्न का उत्तर देते देते दूसरे 4 प्रश्न निर्माण हो जाते हैं, ऐसी होती है। तो इसको समझ लेना ये बहुत क्रुशियल है। हमारे शिक्षा विचार के लिए इस संकल्पना को स्पष्ट रूप से समझ लेना और बुद्धिगम्य और हृदयंगम कर लेना अत्यंत आवश्यक है। एक बार सुनने से, एक बार पढ़ने से, पढ़ लेने से ये होने वाली बात नहीं है। इसके बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, अनेक लोगों से सुनना, अनेक संदर्भों में सुनना, फिर इसके ऊपर चर्चा करना, चिंतन करना, उदाहरण सहित स्वयं समझ लेना, लिखना, बोलना,
ये सारा कर करके इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। और फिर कहाँ कहाँ लागू होता है, कौन सी व्यवस्था में क्या दोष है, ये प्रतिमान यहाँ तो नहीं लागू हो सकता है, यहाँ तो नहीं लागू हो सकता है, और यहाँ बहुत अच्छी तरह से लागू हो सकता है, तो इसका स्वीकार करो, इसको नकारो, या इसका परिवर्तन करके इसके स्थान पर जो सही है वो ले आओ। ऐसा करने से फिर हमारा समग्र विकास प्रतिमान लागू करने का काम और उसको उसके आधार पर कोई रचना खड़ी करने का काम हो सकेगा। तो जिस प्रकार से विषयों को लेकर और कोशों को और सृष्टि रचना को लेकर यह समग्र विकास का प्रतिमान है, विकास की संकल्पना को लेकर भी यह समग्र है, स्तरों और व्याप्ति को लेकर भी समग्र है। ऐसा सर्वत्र शिक्षा क्षेत्र में लागू हो सकता है, इस रूप में भी यह समग्र है। और यदि संपूर्ण समष्टि का समग्र विकास करना है और सृष्टि के साथ परमेष्टि के साथ समष्टि का और व्यष्टि का समायोजन करना है और एक अखंड मंडलाकार ऐसी रचना निर्माण करना है, तो फिर इसका अध्ययन हमारे लिए बहुत क्रूशियल मुद्दा बन जाता है। ऐसा हमको अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद प्रस्तुति तो सरल होती है, जो बात हम समझते हैं वो तो हम सीधी सीधी कभी भी कह पाएंगे, कैसे भी कह पाएंगे। ऐसा अध्ययन की आवश्यकता उसका हमको अनुभव कराने वाला और उसका महत्व समझाने वाला आज का ये विषय रहा।